बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल शब ईरान ने इस्राएली जहारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। 300 से ज़ायद ड्रोन्स और क्रूज़ मिसाइलों से फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। 2 हफ्ते कबल हमने देखा था कि दमिश्क में इसराइल ने ईरानी कौंसल खाने पर हमला किया था, जिसमें 7 ईरानी जहाँ बहक हुए थे, जिसमें एक जनरल भी शामिल थे। और तेहरान ने उसके बाद ये वाजे कर दिया था कि इस जवाब व रद्द अमल का हक वो रखते हैं। और इस जवाबी कार्रवाई के बाद ईरान की जानिब से बयान में कहा गया है कि इस जवाबी हमले के बाद हिसाब को बराबर समझा जाए, और इसके बाद अगर इसराइल की जानिब से दोबारा जहारियत की गई और इसराइल के जितने भी इत्तेहादी ममालिक हैं उनकी जानिब से भी अगर इस तनाज़े को बढ़ाने की कोशिश की गई तो ईरान इससे ज़्यादा बड़ा और सख्त जवाब देगा। हमने देखा कि बहुत सारे ममालिक की जानिब से जो रद्द अमल आए वो बार बार तहम्मुल की बात की जा रही थी। इस खित्ते को और दुनिया को किसी बड़ी जंग से बचाने की पॉलिसी को अपनाने की बात की जा रही थी। लेकिन क्या इसराइल वाकई ये जिम्मेदाराना अमल रखेगा सामने या नहीं रखेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जंगी काबीना को ये इख्तियार दे दिया है कि वो फैसला करे कि इसके जवाब में इसराइल ने दोबारा हमला करना है या नहीं करना। सो दोबारा हमले के इम्कान को खारिज इम्कान नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन अब देखते हैं कि खित्ते में मज़ीद कशीदगी बढ़ने से रोकने के लिए आलमी ताकतें क्या किरदार अदा करेंगी। पाकिस्तान ने भी इस पर शदीद और गहरी तशवीश का इजहार किया है। चीन ने भी तशवीश का इजहार किया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अगर ये तनाज़ा बढ़ाया गया तो इसके नताइज संगीन हो सकते हैं। बहुत सारे दफ़ाई तजियाकार ये समझते हैं कि ईरान की जानिब से ये बहुत ही अहम रद्द अमल था, एक बहुत ही कैलकुलेटेड जवाबी कार्रवाई थी, जिसमें सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया है और किसी बड़ी तबाही को इसलिए नहीं छेड़ा गया कि जिसकी वजह से ये खित्ता और दुनिया जंग की तरफ बढ़ सकता है। इसराइल की जानिब से भी इसी ज़िम्मेदाराना रद्द अमल की तवक्को दुनिया को है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो दोबारा एडवेंचरिज्म करेंगे या नहीं। तो आज के प्रोग्राम में जो दुनिया की जानिब से रद्द अमल आया है, सलामती काउंसिल जैसे इदारे कितने नाकाम हैं, पाकिस्तान ने इस हमले को और इस सारी सिचुएशन को और जो तनाज़ा ईरान इसराइल का, इसको सफारतकारी की नाकामी करार दिया है, क्या वाकई ये सफारतकारी की नाकामी है? और अगर अमेरिका ने जो रद्द अमल दिया है और अमेरिका ने जिस तरीके से इसराइल को ज़रा इसको डाउन प्ले करने की पॉलिसी को अपनाते हुए साथ देने का ऐलान किया है, उसको देखते हुए समझा जाए कि इसराइल बाकी कोई बड़ा एडवेंचर नहीं करेगा, कोई बड़ी एस्केलेशन ऐसी नहीं हो सकती खित्ते में जिसकी वजह से दुनिया एक और जंग की तरफ बढ़ जाए। इन सारे मामलात पे बात करने के लिए बहुत ही एमिनेंट पैनल मेरे साथ मौजूद है, जिनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब सीनियर तजियाकार हैं, कमर चीमा साहब सीनियर तजियाकार और नासिर शिराजी साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया जी। अली साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। क्या अब ये समझा जाए कि ईरान अगर कह रहा है कि बस इस ऑपरेशन को अब ख़त्म समझा जाए और ये हमारी तरफ से जवाब था और ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज़ हो जाना चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब इसराइल ने जो उनकी जंगी काबीना है उसको ये फैसला करने का इख्तियार दे दिया है कि वो फैसला करे। आपके ख्याल में इसराइल क्या फैसला करेगा? देखिए, जिस तरह कहा जाता है कि इट टेक्स टू टू टैंगो, ताली दो हाथ से बजती है। तो यकीनन जो एक ईरान की क़यादत की जानिब से और सफारती सतह पे जो बयान सामने आया है कि वो मज़ीद कशीदगी और तनाज़े को तूल नहीं देना चाहता, मैं समझता हूँ ये एक हौसला अफ़ज़ा सिग्नल है। और आपने दूसरी जानिब देखा कि अमेरिका की जानिब से भी इसराइल पे थोड़ा-सा दबाव बढ़ाया गया है कि वो चूँकि ज़्यादातर जो मिसाइल और ड्रोन हैं, उन्होंने कोई बहुत बड़े पैमाने पे इसराइल पे तबाही नहीं फैलाई है, तो वो मज़ीद जो है नेक्स्ट राउंड ऑफ एस्केलेशन या एंगेजमेंट को पे ना जाए। तो ये भी एक पॉज़िटिव बात है। अलबत्ता 3 वजूहात ऐसी हैं जिसकी वजह से इसराइल का नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के इम्कान को मैं खारिज इम्कान नहीं समझता। जी। पहली बात ये है कि अगर ये जंग तूल पकड़ती है, तो इसराइल को एक मौका मैसर आएगा कि गज़ा की जो सूरत-ए-हाल है, जो उसने ज़ुल्म बर्बरियत का बाज़ार वहाँ पे गरम किया हुआ है, उससे आलमी बरादरी की तवज्जो ईरान और इसराइल के तनाज़े की तरफ वो मबज़ूल करा सकता है। दूसरी बात ये है कि जो वहाँ अमेरिका की भी जो उसको सपोर्ट हासिल रही है, उसको भी वो ये समझता है कि अमेरिका का एक दबाव तो है, लेकिन इतना दबाव नहीं है कि वो अगर एक नेक्स्ट राउंड शुरू करना चाहे, तो अमेरिका उसकी मुखालफत शुरू कर दे। और तीसरी बात ये है कि खुद बेंजामिन नेतन्याहू साहब की जो 30 साला सियासत है, उसका मरकज़ और महवर जो जिस बयानिए पे मबनी था, वो ईरान दुश्मनी है और
उसके खिलाफ अमेरिका पे प्रेशर डालना कि आप हमला करें। तो हम्म। ये तीनों चीज़ों को अगर आप मिला के देखें, तो मैं इस इम्कान को रद्द नहीं कर सकता कि इसराइल जो है, वो कुछ एयर स्ट्राइक्स वग़ैरह सेलेक्टेड टारगेट्स पे जवाबी कार्रवाई के सूरत ठीक में है। ईरान के खिलाफ कंसिडर कर सकता है। और उसका सबूत ये है कि इसराइल के वज़ारत-ए-ख़ारिजा की जानिब से जो बयान सामने आया है, उसमें ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। जी। अच्छा, आपने 3 वजूहात बताई हैं। नासिर शिराज़ी साहब, जो ईरान की जानिब से कहा गया, ना सिर्फ़ ये कि इसराइल को एक अमली जवाब मिला, लेकिन साथ ही उनको मुतनब्बे भी किया गया कि आइंदा इस तरह की किसी कार्रवाई का इससे ज़्यादा सख्त जवाब होगा। साथ ही साथ जिन ममालिक ने इस हमले की मज़म्मत की है, उनके जो सफ़रा हैं, उनके जो वज़ारत ख़ारिजा के लोग हैं, उनको बुला के इस पे प्रोटेस्ट किया गया है और साथ ही अमरीका को भी ये पैगाम भिजवाया गया है, जो बैनुल-अक़वामी ममालिक के वहाँ पे सुफ़रा हज़रात हैं, उनको बुला के ये कहा गया है कि अमरीका भी बाज़ रहे और अमरीका को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि अमरीका की तरफ से जो रद्द-ए-अमल था, वो इस बात की अलामत है कि अमरीका अंडरस्टैंड करता है और वो किसी किस्म की मशरिक़-ए-वुस्ता में जंग नहीं चाहता? हाँ जी, शुक्रिया। देखिए, मैं पहले ये अर्ज़ करूँ कि अमेरिका इस जंग के अंदर इस वक्त इस जगह पर पहुंच गया है कि बज़ाहिर चोट जो है वो इसराइल को लगेगी, लेकिन प्रैक्टिकल विक्टिम जो है वो अमेरिका और अमेरिकन जो हेजमनी इन द रीजन है वो होगी। लिहाजा ज़्यादा अमेरिका जो है वो उससे सफ़र करेगा। अमेरिका की ये यकीनन ख्वाहिश होगी कम अज़ कम इस वक्त इस मरले पे, चूँकि उसने ईरान की टोन और ईरान की जो न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स हैं वो देख लिए हैं। न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ये हैं, अगर आप इस तरह रीड करेंगे तो आपको फ्यूचर पढ़ना आसान हो जाएगा। अगर ईरान के ऊपर डायरेक्ट अटैक होता है तो ईरान डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करता है, जैसा कि उसने ऐनुल असद पे किया था। अगर ईरानी टेरिटरी अटैक होती है तो ईरान जवाबन आपकी मेनलैंड अटैक करता है, जैसा कि उसने इसराइल के अंदर किया। अगर ईरान के ऊपर मिलिट्री अटैक होता है तो ईरान मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करता है, जैसा कि ऐनुल असद और इस कज़िये के अंदर दोनों के अंदर हुआ। और अगर ईरान जो है उसके ऊपर एक स्टेट के तौर पे अटैक होता है तो फिर ईरान, जैसे वो कहते हैं कि अपने लाइक माइंडेड या प्रॉक्सीज या हिजबुल्लाह या उनमें से किसी के ज़रिए से काम नहीं चलाएगा, बल्कि ईरान खुद रेस्पॉन्ड करता है। और इस मरले के अंदर आपने ये देखा कि ईरान ने एक लो प्रोफाइल अभी अपनी टेक्नोलॉजी जो शो की है, और उस लो प्रोफाइल टेक्नोलॉजी के बावजूद पेनिट्रेट किया है उनके मिसाइल्स ने, पेनिट्रेट किया उनके ड्रोन्स ने, और वो अपने जो है वो मुजवज़ा जगह पर पहुँचे भी हैं और उन्होंने वहाँ पे हिट भी किया। और अभी कुछ दिनों बाद इसकी डिटेल्स आएंगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ऐनुल असद के ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कह दिया था कि ईरानी जो अटैक है वो फेल हो गया है और कोई किसी तरह की कोई कैजुअल्टी या नुकसान नहीं हुआ, लेकिन विद इन डेज फिर वीडियोज़ आ गई और फिर पता चला कि 70 तो वो अफराद थे कि जिन्हें अमेरिकन इस वजह से उनको फ़ौज से निकालना पड़ा कि वो इस वक्त फ़ौज की ड्यूटी करने के कैपेबल नहीं रहे थे, ड्यू टू जो उन्होंने इंजरीज फेस की थी, सफ़र की थी इस अटैक के नतीजे में। लिहाजा बड़ा वाज़े है कि इसराइल को जो मैसेज है वो लाउड एंड क्लियर है, और इसराइल जो है वो बिल्कुल एस्केलेट, मेरी निगाह में डायरेक्ट ईरानी मेन लैंड के ऊपर अटैक करने वाली एस्केलेशन तो नहीं कर सकता। हाँ, जो लो प्रोफाइल चीज़ें हैं, जैसा कि अभी 2 दिन पहले ईरान ने इसराइल के एक माल बरदार बहरी जहाज़ को अपने कब्ज़े में लिया है, तो इस तरह की कोई छोटी मोटी हो तो वो चलती रहती है, वो इससे पहले भी चल रही थी, वो इसके बाद भी चलती रहेगी। लेकिन मेन लैंड पे ऊपर अटैक करने का मतलब ईरान ने अपनी विल भी साबित कर दी है, ईरान ने अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ये भी साबित कर दी है। लिहाजा इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। और फिर मैं ये भी अर्ज़ करूँ कि जो कुछ वहाँ पर और जो रीजन की सिचुएशन है, इस ईरानियन काउंटर अटैक को हमें एक स्टेबिलिटी एलिमेंट के तौर पे देखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इसराइल का हाथ नहीं पकड़ेगा, इसराइल को टिट फॉर टैट नहीं करेगा, और अपने डिप्लोमेटिक मिशन के ऊपर होने वाले हमले के बावजूद अगर ईरान डायरेक्ट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो इसराइल के हौसले इतने बढ़ेंगे कि वो सिर्फ रीजनल पीस नहीं बल्कि आलमी पीस जो है उसको सबूताज करेगा। ये बड़ा तो अहम मैं नुकता है। समझता हूँ आप ये कि कह रहे हैं इसको कि जो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इसको एक अहम एक्शन समझा जाना चाहिए। कमर चीमा साहब, ईरान ने ये भी कहा कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, लेकिन साथ ही साथ हम वो कैपेबिलिटी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ ये कह देना कि हमें अहलियत है जवाब देने की, लेकिन जवाब देकर दिखा दिया। आपको लगता है कि जो इंटरनेशनली रिस्पॉन्स आया है उसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि इसराइल पे प्रेशर बढ़ा है और इसराइल आइसोलेशन में है, और सलामती कौंसल का क्या किरदार आप देखते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का क्या किरदार आप देखते हैं सारी सिचुएशन में?
बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मुझे नहीं लगता कोई कॉमन सिक्योरिटी काउंसिल कोई किरदार अदा कर सकती है। माज़ी में तो आप पिछले 6-8 महीने में देखें, वो बड़ी टूथलेस किस्म की पेपर टाइगर टाइप की सिक्योरिटी काउंसिल है। लोग बड़े मायूस हैं इंटरनेशनल सिस्टम से, इंटरनेशनल ताकतों से, कि वो एक इतना बड़ा जेनोसाइड हो रहा है लेकिन उसको रोक नहीं सके। पहली बात ये। दूसरी बात ये, देखिए ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी तो शो कर दी है। इस वक़्त तमाम अमरीकी जो तज्ज़िये हैं, जो वेस्टर्न तज्ज़िये हैं, वो सारे के सारे, पर्टिकुलरली आप CNN पे, बाकी जगहों पे देखें, जो अमेरिकी मिलिट्री के रिटायर्ड जनरल्स हैं, वो एक ही बात कर रहे हैं कि ईरान ने बहुत बड़ा जो एक थ्रेशोल्ड है उसको क्रॉस किया है और अपनी डिटरेंस को रिस्टोर किया है। सो ईरान के लिए ये, और दूसरी बात ये है कि वो जिसे कहते हैं ना कि वो उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी भी दिखाई है, लेकिन वो चाहते हैं कि फर्दर इजराइल प्रोवोक भी ना हो, क्योंकि अगर बड़े पैमाने पे कैजुअल्टीज होती हैं, इजराइल के फौजी मारे जाते या सिविलियंस मारे जाते, तो एक कंपल्शन होनी थी। सो अब कंपल्शन नहीं है इजराइल के ऊपर कि वो मारे, क्योंकि जैसे अगर आप व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट पढ़ें जो प्रेसिडेंट बाइडेन की है, उसमें दो बड़ी मोटी बातें थी। एक तो ये था कि ईरान ने जो टारगेट किए हैं वो मिलिट्री स्ट्राइक्स हैं एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हैं, और दूसरा ये कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी थ्रू G7 एक कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेटिक रिस्पांस देंगे। सो लगता तो ये है कि ईरान ने जो कुछ किया है इसमें वो मजीद एस्केलेशन देख नहीं रहे कि इजराइल करेगा। उन्होंने इस तरह का लिमिटेड जवाब दिया है, और जिसको अमेरिकन ही कह रहे हैं और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि हम एक डिफेंसिव जो फोर्स के तौर पे तो इजराइल का साथ दे सकते हैं, लेकिन मजीद हमले करने में हम इजराइल का साथ नहीं दे सकते। सो ये बेसिकली इजराइल को बता दिया गया है कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं। अगर वो इससे बढ़ के जाते हैं तो मैं समझता हूं कि ये अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आज तक जो भी इजराइल ने किया है उसमें सम हो इंटरनेशनल कम्युनिटी ये समझती है कि अगर अमेरिका की सपोर्ट ना होती तो शायद वो ना कर पाते। और इसमें एक लार्ज स्केल पे जो ग्लोबल ऑडियंस है, पर्टिकुलरली मुस्लिम वर्ल्ड में जो अवाम है, वो ये समझते हैं कि शायद ये बहुत बड़ा काम किया है, और वेस्टर्न वर्ल्ड भी समझती है ये बड़ा काम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरानी जनरल्स ने और ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने जवाब दे दिया, लेकिन कोई फर्दर एस्केलेशन होती नजर नहीं आ रही ठीक है। अनटिल एंड अनलेस के बीबी नेतन्याहू कोई मजीद हालात खराब करने का प्लान न कर लें। अच्छा, एक ब्रेक ले लेती हूँ। अली साहब, आपके पास यही सवाल लेके होंगी कि अगर कोई बड़ी एस्केलेशन नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों के, मैं इंटरनेशनल मीडिया पे तबसरे सुन रही थी और वो समझते हैं कि इसको आइसोलेशन में ईरान इजराइल एक जो तारीखी तौर पर कॉन्फ्लिक्ट है उसी तनाजुर में देखा जाना चाहिए। क्या वाकई ये दुरुस्त अप्रोच होगी? और तीसरी आलमी जंग का माहौल भी कुछ लोगों को नज़र आता है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं जी, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और ईरान की जानब से जवाबी हमला, और जवाबी हमले के बाद अब खित्ते की सूरत हाल और दुनिया की सूरत हाल किस तरफ जा रही है। अली साहब, जो एक तज्जिया लोग ये भी पेश करते हैं कि ये एक तारीखी तनाज़ा जो ईरान इजराइल का है, हमेशा से कई बार ऐसे हमले इजराइल की जानब से किए जाते रहे हैं, उन्होंने कभी माना नहीं। अभी तो डायरेक्ट बातचीत हो रही है कि वो मान भी रहे हैं, और उसको एक्सेप्टेंस का लेवल, क्योंकि ईरान की तरफ से हमला ऐसा जवाबी किया गया है कि शायद उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जैसे एक थ्रेशोल्ड का लफ्ज़ अभी चीमा साहब इस्तेमाल कर रहे थे कि उस थ्रेशोल्ड को वाकई ईरान ने क्रॉस करके साबित किया है, अपनी डेटरेंस को मेंटेन भी किया है। लेकिन क्या वाकई इसको गाजा की सूरत हाल से हट के देखना चाहिए? जी, मैं समझता हूँ कि इसको हट के देखना इसीलिए ज़रूरत है, और क्योंकि हम मसले की बुनियादी जो जड़ है उसको इग्नोर ना करें। देखिए, मुस्लिम दुनिया में, बल्कि मिडल ईस्ट में 2 ही नज़रियाती रियासतें हैं, जिनके नज़रियात जो है और उनका क़याम जो है और उनका आइन और उनका जो सियासी निज़ाम है, वो मुकम्मल तौर पर उस नज़रिए के ऊपर मबनी है। एक तरफ सेहूनी नज़रिए पर मबनी एक इस्तेमारी और एक्सपेंशनिस्ट रियासत आपको इसराइल की सूरत में नज़र आती है, और आप जानते हैं कि ईरान का इसराइल के साथ कोई ज़मीन का, असासों का, पानी का, कोई वसाइल का तो झगड़ा नहीं है। जी जी, तो जो असल नजरिए का मसला है। है वो है ही नज़रियात का टकराव, जो कि पिछले 45 साल में मुख्तलिफ इनडायरेक्ट तरीकों से कुछ मुताहरिब कुव्वतें और ग्रोहों और ग्रुप्स की शक्ल में ये दोनों नज़रियात आपस में मुख्तलिफ ममालिक में बरसरे पैकार रही हैं। तो अब अलबत्ता कल क्या हुआ है कि यकीनन ये गैर मामूली वाक़या है
कि ईरान और इसराइल जो है वो डायरेक्टली रवायती यानी कि कन्वेंशनल अंदाज में एक दूसरे के ऊपर हमलावर होते नजर आते हैं। तो यकीनन ये एक बहुत गैर मामूली मामला है और मैं इसकी फौरी तौर पे किसी और खित्ते के यानी कि तनाज़े की तरह इमीडिएट लेकिन डीएस्केलेशन अली साहब मुझे के ये भी इम्कानात साथ में के ये भी हवाले बता से बहुत ज़्यादा पुरुमीद ठीक इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अभी ये इंफॉर्मेशन डोमेन में, डिप्लोमेटिक डोमेन में, इकोनॉमिक डोमेन में और मुमकिन है कि एसिमेट्रिकल या गैर रवायती अंदाज में ये कॉन्फ्लिक्ट एक्सपैंड करे। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह पहले भी हवाला दिया गया कि देखें अगर जो स्ट्रेट ऑफ हर्मज़ है, अबनाए हर्मज़, उसमें इसराइली जहाज़ों का की आमदो-रफ्त अगर ख़त्म हो जाती है या बंद कर देता है ईरान, तो या हूतीज़ के ज़रिए से हर वो जहाज़ जो इसराइल जाता और आता है उसकी आमदो-रफ्त को टारगेट किया जाता है, तो यकीनन एक देरपा अंदाज में इसराइल के मफादात को ईरान नुकसान पहुंचाने की अहलियत और सलाहियत रखता है ठीक है। विदाउट डायरेक्टली एस्केलेटिंग। मुझे लेकिन अगर क्विकली आप ये भी अगर रिस्पॉन्ड कर इसराइल, दें अली क्योंकि साहब, उनके क्योंकि फॉरेन हमास के ऑफिस ये अली कह साहब, आपको चुका मेरी है आवाज़ आ रही है? कि जनाब अगर मेरी आवाज़ भी सुन जी आ पाए रही आप। है। जी, मैं ये कह रही थी कि हमास के हमले के बाद भी ये कहा गया कि जो इसराइल ने अपना एक हवा बनाया हुआ था कि मैं तो बिल्कुल नाकाबिले तस्खीर एक मेरे पास दिफाई निज़ाम है। हमने देखा कि हमास ने कैसे पेनिट्रेट किया, हमने देखा कि अब ईरानियन जो कि एक लो प्रोफाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, उसके बावजूद भी पेनिट्रेशन जो है हुई है। और आपको लगता है कि वो भी जो उन्होंने बनाया हुआ था अपना इमेज, वो भी ख़राब हुआ है, एक्सपोज हुआ है इसराइल? डेफिनेटली जो इसराइल की मिथ ऑफ इनविंसिबिलिटी है वो तो यकीनी तौर पे डैमेज हो चुकी है। लेकिन क्या इसराइल जो है यहाँ पे अब एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा? जो पिछले 75 साल की तारीख है वो ये बताती है कि इसराइल ने कभी भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया और वो मुख्तलिफ तरीकों से अपने दुश्मन को, और वो जानता है कि इस मशरिक़ वुस्ता में उसका सबसे बड़ा जो काउंटर वेट और चैलेंजर है उसकी हेजमनी का वो ईरान है। तो ये मुमकिन है कि वो कुछ एक्शंस जो है ईरानी मफादात के लिए मुस्तकबिल में अमरीकी और आलमी बरादरी के दबाव के बावजूद भी ले सकता है। अच्छा, नासिर शिराजी साहब, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ईरान और इसराइल का एक तारीखी तनाज़ा तो है, क्योंकि ईरान तो इसराइल के वजूद को बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करता, लेकिन अब जहाँ पे मामला आ गया है, अब अक़वाम आलम का क्या किरदार आप देखते हैं? तीसरी आलमी जंग के लिए लोगों को माहौल बनता हुआ दिखाई देता है अगर ये कशीदगी बढ़ती है तो? जी देखें, तीसरी आलमी जंग के लिए इस वक्त अमेरिका और इसराइल दोनों जो हैं उनकी कैपेसिटी नहीं है। इसराइल, जिसका जैसा कि मोहम्मद अली भी जिक्र कर रहे थे, अपनी मिलिट्री माइट और अपनी प्रेस्टीज से प्ले करता था। इसराइल नाकाबिल शिकस्त था और इसराइल इस पूरे रीजन के अंदर कई ममालिक को साइमल्टेनियसली जंग के अंदर चंद घंटों के अंदर और चंद दिनों के अंदर शिकस्त देने की सलाहियत रखता था। लेकिन आज उसी इसराइल की मिलिट्री माइट गज़ा की एक छोटी सी नैरो स्ट्रिप के अंदर उसकी मिलिट्री माइट दफन होकर रह गई है। उन्होंने 7वें महीना शुरू हो गया है और उनका मुकाबला किसी मुल्क के साथ नहीं है, किसी मुसल्ला जो है वो फौज के साथ नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, एक रेजिस्टेंस मूवमेंट के साथ है, और जिसकी कोई सप्लाई लाइन भी इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती, जो मुहासरे के अंदर हैं। लेकिन वहाँ पर 7वां महीना शुरू हो गया है और वो 5 क्लेम्स जो इसराइल ने खुद किए थे कि हमारे ये 5 अहदाफ हैं कि हम गज़ा को टेक ओवर करेंगे, हम जो है हमास का खात्मा करेंगे, हम डीवेपनाइजेशन करेंगे, हम फ्यूचर थ्रेट्स का खात्मा करेंगे और हम अपने जो कहते हैं उनको वापस लेके आएंगे। उनमें से एक हदफ भी हासिल नहीं कर सके हैं। तो इसराइल की जो प्रेस्टीज है वो तो शैटर हो गई है और इसराइल जो है वो इस पूरे रीजन के अंदर ये जो उसका चेहरा था कि वो खौफ के ज़रिए से और अपनी मिलिट्री माइट के ज़रिए से सर्वाइव करता था, वो अब बाकी नहीं रहा। फिर ईरानी इन मिसाइल के नतीजे में और ओवरऑल रेजिस्टेंस ने उसको घेरा हुआ है। इसराइल मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर जंग लड़ने की सलाहियत नहीं रखता है। उसकी एक तरफ हिजबुल्लाह ने तकरीबन 120 किलोमीटर और आधी इसराइली फौज को अंगेज किया हुआ है और वहां पर आप ये कह सकते हैं कि कम से कम 5 से 6 लाख इसराइली जो हैं वो कैंपों के अंदर रहने पर मजबूर हैं और इसराइल का जितना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बैडली डैमेज हुआ है। और बाज अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट कह रहे हैं कि इसराइल जो है वो कम से कम इस बॉर्डर के ऊपर 30 to 40 ईयर पीछे जा चुका है। उन्होंने इतना ज्यादा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्वेलियंस सिस्टम जो है उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। इसी तरीके से एक तरफ सीरिया है, एक तरफ बहरहाल गजा स्टिल मुजाहमत कर रहा है। तो क्या
ऐसी सूरत में ईरान भी अगर इसके अंदर एंटर हो जाएगा तो क्या इसराइल के लिए कोई सर्वाइवल है? तो खुद इसराइल बहुत वल्नरेबल है। और अमेरिका जो है, अमेरिका के पास दो पोजीशंस हैं। एक पोजीशन ये है कि अमेरिका डायरेक्टली अपने बहरी बेड़े हैं उसके, आइजनहावर है या फिफ्थ फ्लीट है या दीगर उसके जो इंस्टॉलेशंस हैं, क्या वो इस पोजीशन में है कि वो अटैक करे और उनके ऊपर काउंटर अटैक नहीं हो? ईरान की पोजीशन बहुत क्लियर है। ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल रखता है, ईरान ने उसके कामयाब तजर्बे किए हैं और इसको कोई भी इस वक्त मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोकने की सलाहियत नहीं रखता है। लिहाजा अमेरिका के बहरी अड्डे जो हैं वो सारे वल्नरेबल हैं। और उसके बाद जो रीजनल कंट्रीज हैं उन्होंने बिल्कुल रीड कर लिया है सिचुएशन को, खा वो कुवैत है, खा वो इराक है, खा वो यूएई है, खा वो कतर है, खा वो बहरीन है। उन्हें पता है कि उनके मुल्कों के अंदर मौजूद जो अमरीकी अड्डे हैं, उन अड्डों से अगर कोई एडवेंचर होता है तो उसका रेस्पॉन्स बड़ा हार्श होगा। और इस वक्त जो रीजन की इकोनॉमिक सिचुएशन बिलखसूस जैसा कि KSA की आप देख रहे हैं, KSA ने अमेरिका को यमन के लिए, यमन के हौसीज को काउंटर करने के लिए अड्डे नहीं दिए हैं अभी ताज़ा। लिहाजा बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है कि ये ममालिक जो है वो अमेरिका के साथ खड़े होकर अपने अड्डे यूटिलाइज करने की इजाजत दें। ठीक है, आपको भी लगता है कि फुल स्केल तो अमेरिका जो है वो बहुत मुश्किल में है। जी, आपको भी लगता है कि तीसरी आलमी जंग की शायद बात अभी जो है वो कबल अज़ वक्त और नामुमकिनात में से है, लेकिन चीमा साहब नहीं, तीसरी आलमी जंग नहीं, बल्कि ग्लोबल ऑर्डर का तेजी से चेंज होना और शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट का और ज्यादा रैपिड होना, और ये जो मल्टीपोलैरिटी है, मल्टीपोलर वर्ल्ड का एमर्ज होना, ये और ज्यादा तेज होगा। अमेरिका इस वक्त तीसरी आलमी जंग की पोजीशन में नहीं है और न ही अमेरिकन अलाइज बिलखसूस यूरोप जो है वो इस पोजीशन में है कि वो इकोनॉमिक सफर जो है ये इस शॉक को बर्दाश्त कर सके, जिसके नतीजे में यूरोप की इकॉनमीज ऑलरेडी जो है वो क्रम्बल कर रही हैं, वो बहुत ज्यादा जो है वो आपके बॉर्डर लाइन के ऊपर खड़ी हैं। तो न ही यूरोप, न ही अमेरिका और न ही खुद इसराइल इस पोजीशन में है कि अमेरिका के इंटरेस्ट को इस तरीके से आगे बढ़ाएं कि रीजन के अंदर एक ग्लोबल वार या एक वर्ल्ड वार की तरफ जा सके। इस वक्त उनकी ये पोजीशन नहीं है। चीमा साहब, आप किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ सारे जो ममालिक रीजन के हैं वो तहम्मुल की पॉलिसी को अपनाने की बात करते हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान ये समझता है कि जो सफारती अमल है उसकी नाकामी है इस तरह के हमले और इस तरह की जवाबी कार्रवाइयाँ। आपको भी लगता है कि जो सफारती अमल है वो इसराइल के मामले में हमेशा ही नाकाम होता है, क्योंकि अमेरिका बहादुर की जो शय है इसराइल को वो काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन आज आपने देखा कि सदर ट्रंप ने ये कहा कि अगर मैं होता तो मैं तो अमली तौर पर मदद करने चला जाता इसराइल की, और जो अभी मौजूदा सदर है जो बाइडन, वो एक कमज़ोर सदर है, कमज़ोर हुकूमत अमेरिका में मौजूद है। देखिए, अमेरिका में इस वक्त एक इलेक्शन ईयर है, अभी से कुछ महीने के बाद अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं। सो इसको इस पैराए में देखा जाए कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स जो हैं वो अपना एक कंजर्वेटिव, रिपब्लिकन अपनी कंजर्वेटिव बेस को जीतना चाहते हैं, डेमोक्रेट्स भी बहुत कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे वो जो इजरायली लॉबी है उसको विन कर सकें, जो कि कांग्रेस में मौजूद है, मीडिया में है, एकेडेमिया है, बहुत जगहों पे। सो इसको तो उस पैराए में देखा जाए। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम वर्ल्ड ने बिल्कुल ही पैसिव रोल अदा किया है, बजाय इसके कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जाते मुस्लिम दुनिया में बार बार, एक दफ़ा मुस्लिम ममालिक ने ट्रैवल किया है और वो दुनिया के बड़े कैपिटल्स में जाके उन्होंने कोई रोल प्ले किया है और बात की है। उसके बाद सारे के सारे मुसलमान दुनिया खामोश हो गई कि आइंदा क्या लाया अमल इख्तियार करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक या दो एक्टर के हाथ में सारा कुछ नहीं होना चाहिए। मुस्लिम दुनिया ताकतवर ज़रूर है, मैं ये नहीं कहता कि हमें कोई मिलिट्री ब्लॉक बनाने चाहिए, हमें कोई मिलिटरली इंगेज होना चाहिए, लेकिन अपना जो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक वेट है, जो इकोनॉमिक वेट है, उसको किसी ना किसी तरीके से जरूर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि कम से कम ये जो लड़ाई है जो मुस्लिम दुनिया के अंदर रहती है, इससे तो बाहर निकला जा सके। आप देखें ना, आप जॉर्डन को देखें, आप सीरिया में देखें, आप इराक में देखें, आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पे जो कुछ हो रहा है और पिछले कई दहाइयों से हो रहा है, मेरा ख्याल है इसको खत्म होना चाहिए। हमारे लोग जो हैं वो तंग आ गए हैं इन चीज़ों से, और इसके लिए जब तक आप इंटरनेशनल कम्युनिटी, जैसे भी शराय साहब बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर बड़ी तेजी से तब्दील हो रहा है, इस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर अपने आप को प्रॉपरली प्लेस नहीं किया जाता, तो मैं नहीं समझता कि शायद जान छूटेगी। दुनिया बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। अभी कहा जा रहा है कि डी फैक्टो इराक, चाइना, रशिया, ईरान और ये ब्लॉक्स बन रहे हैं और हमें इस ब्लॉक में जाना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि आलम इस्लाम को कहीं ना कहीं अपने आप को ज़रूर प्लेस करना चाहिए। और ये जो पावर आ रही है एशिया के अंदर, इसमें वो क्या कर रहे हैं, क्या हमारी जान छूटेगी इन जंगों से? और ये जो इनजस्टिस है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल भी कोई इंसाफ नहीं दे सकी, बड़ी ताकतें भी कोई इंसाफ नहीं दे सकी,
सो कुछ ना कुछ मैं समझता हूँ ज़रूर होना चाहिए जिससे एटलीस्ट स्टेबिलिटी हो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। अच्छा, आपने मुस्लिम वर्ल्ड की बात की, ज़ाहिर है कि ऐसे का अपना एक इन्फ्लुएंस है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, तो बात करेंगे कि कैसे जो नया वर्ल्ड ऑर्डर या नए ब्लॉक्स की जो बात है उसमें क्या रोल प्ले कर सकती हैं। अगर हम मशरिक़ वुस्ता की बात करें तो डिस्टेबलाइज्ड रहा खिता, एक मुल्क से दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क में जंगें ट्रैवल करती रही हैं, तो इस सिलसिले को रोका कैसे जाए। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे पैनलिस्ट को लगता है कि शायद कोई लार्ज स्केल एस्केलेशन नहीं होगी, लेकिन अली साहब, अगर खुदा ना खास्ता जंग वाकई हमारे पड़ोस तक आ जाती है तो आपके ख्याल में फिर जो हम अभी गज़ा के बाद भी इस्लामी दुनिया का किरदार चाह रहे थे, जिसकी ख्वाहिश थी, वो तो नज़र नहीं आया। तो हाउ डू यू सी के क्या रोल प्ले कर सकते हैं, क्या वेटेज है? क्योंकि ज़ाहिर है सऊदी अरब का अपना एक वेटेज है, OIC हमने देखा बिल्कुल इनफेक्टिव रही है। इसी तरीके से अब तो लगता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जितनी भी बॉडीज़ हैं इंक्लूडिंग इस्लामती काउंसिल, वो सारी की सारी बिल्कुल गैर मौसर साबित हो चुकी हैं। तो कहाँ प्लेस करते हैं आप इस्लामी दुनिया को, पाकिस्तान को, ईरान को, और ये जो नए ब्लॉक्स बनने की बात हो रही है? ये जो मुस्लिम दुनिया है उसकी जो करंट सिचुएशन है और इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में जो उसका रोल है, इसको दो अंदाज में परखा जा सकता है। एक तो ये है कि जो मौजूदा तनाज़ा है या इसराइल के हवाले से पॉलिसी है, हकीकत ये है कि मुस्लिम दुनिया के जो ममालिक हैं उनके अंदर उनको 3 ग्रुप्स में आप क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके इसराइल के साथ बाज़ाब्ता सिफारती ताल्लुकात हैं, तिजारत है, माशी, सिक्योरिटी और इवन डिफेंस कोऑपरेशन भी है। जबकि दूसरा ग्रुप ऐसे ममालिक पे मुश्तमिल है जो कि इसराइल को इस खत्ते और आलमी अमन के लिए खतरा समझता है, लेकिन खुलकर वो इसराइल की मुखासमत इसलिए नहीं मोल लेता कि वो अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहता। जबकि तीसरा ग्रुप उन ममालिक पे मुश्तमिल है, वो जो चंद ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान शामिल है, जो कि नज़रियाती तौर पे आज तक उन्होंने इसराइल को तस्लीम भी नहीं किया और वो ये समझते हैं कि इसराइल जो है वो एक गासिब रियासत है और प्री 1967 के बॉर्डर के ऊपर एक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक फ़लस्तीन गैर मुनक़सिम रियासत का क़याम अमल में आना चाहिए। तो अगर आप हकीकत पसंदाना बात करें तो ये तीनों ग्रुप्स जो हैं मुस्लिम वर्ल्ड के, ये डिफरेंट पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं और इनका एक इशू के ऊपर कॉमन कंसेंसस एक्सेप्ट जंग बंदी की कॉल देने की हद तक तो ठीक है, लेकिन इक़्तिसादी पाबंदियां लगाना इसराइल के ऊपर, अपने सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करना। आप पहले दोनों ग्रुप्स की जानिब से आपने देखा कि पिछले 6 माह के दौरान 40,000 के करीब शहादतें हुई हैं, लेकिन जिन ममालिक के सिफारती और माशी ताल्लुकात इसराइल के साथ हैं वो अभी भी हैं, उन्होंने उनको मुनक़ता नहीं किया। आप समझते हैं कि जब तक जो रूट कॉज है जो जी चौथा पहलू जो है वो स्ट्रीट सेंटीमेंट का है। अवामी सतह पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम दुनिया, चाहे मुसलमान दुनिया में कहीं भी रहता हो, वो फ़लस्तीनियों के साथ खैर-सगाली का इज़हार करता है, उनको उनके दुख दर्द में शामिल होता है और इसराइल के हवाले से उसको एक अमन के लिए एक खतरा समझता है। लेकिन उसका जो सेंटीमेंट है वो स्टेट क्राफ्ट के लेवल पे जो उनकी मुस्लिम रियासतें हैं वो उसकी तर्जुमानी अपनी दिफाई, आप इसको किस तरह से देखते हैं, ये कैसे, लेकिन सिफारती सतह पे कंडेमनेशन और तशवीश के इजहार तक महदूद रहती है। नासिर शाह साहब, आपके पास यही सवाल लेके आऊंगी। आपको क्या लगता है कि इस्लामिक ब्लॉक जो है वो कहाँ पे प्लेस करे अपने आप को? और जाहिर है जंग के खतरात को हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, अगर हो जाती है जंग तो फिर इस्लामी दुनिया का क्या किरदार है? हाँ, देखिए तंजीला, पहले मैं ये कहूँ, ये जो आपने बात की है बार बार कि क्या कोई एक बड़ी लार्जर लेवल वार का इम्कान है, तो ये जो हम पैनलिस्ट इस मसले के ऊपर राय दे रहे थे वो शायद उसकी वजह यह है कि हम लॉजिक प्रिवेल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इलॉजिकल डिसीजंस हो जाते हैं। बाज़ औक़ात जो है वो आप लॉजिक्स को अवॉइड करते हैं। तो इसराइल से ज़ाहिर है ऐसी चीज़ें बईद नहीं हैं। इस वक्त जो उसके लिए नविश्ते दीवार है वो यही है कि वो किसी नए एडवेंचर का मुतहम्मल नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है चीज़ें इसी तरह स्पायरल होती हैं और फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो एक तो ये कि हमें मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए कि कभी छोटी सी चिंगारी जो है वो बहुत बड़े आग के अलाव की शक्ल इख्तियार कर सकती है और उसके लिए भी आपको और रीजन को तैयारी करनी चाहिए।
दूसरी बात यह है कि मुस्लिम ममालिक ने अपने पोटेंशियल्स को सही यूटिलाइज नहीं किया। 2 और 2 4 की बात है कि वो ममालिक जो बॉर्डरिंग थे, जैसा कि जॉर्डन और मिस्र, ये उनको ग़िज़ा और खुराक की सप्लाई भी प्रॉपर जो है वो इंश्योर नहीं कर सके, बेसिक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर उनके लिए ऊपर नहीं कर सके। अगर सिर्फ इस्लामी ममालिक इसराइल का बाइकआउट कर देते, इक्तसादी बाइकआउट कर देते, आपको पता है पहले मस्जिद अक्सा के मसले के ऊपर ऑयल बतौर वेपन इस्तेमाल हो चुका है। पहले जब OIC का इजलास हुआ तो विद इन डेज जो है वो इसराइल को सरेंडर करना पड़ा था। तो अगर ये कम अज़ कम आपस में ये एक सेटिंग कर लेते कि हाँ इसराइल के इस जो गज़ा के अंदर उसने आप कह लें कि वार क्राइम्स किए हैं, उनको रोकने के लिए अगर सिर्फ इकट्ठा मुश्तरका स्टैंड भी होता और उसमें एक स्टेप ये होता कि हम कम से कम इसराइल के साथ टाइज को आगे नहीं बढ़ाएंगे और साथ ही जो है वो उसके इकोनॉमिक रिलेशंस को जो है वो कट ऑफ कर देंगे, स्वेयर कर देंगे, तो आप यकीन करें कि इसराइल के लिए कंटिन्यू रखना मुमकिन नहीं था। इसराइल का ये जो हौसला बढ़ा है, उसने ये जो जेनोसाइड आगे बढ़ाया है, उसने ये जो कत्लेआम आज की मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर दुनिया के सामने किया है, ये इस दौर के अंदर उसकी बुनियादी वजह ही इस्लामी ममालिक की लीडरशिप का कंप्रोमाइज होना है। तो शरीके जुर्म आप समझते हैं कि इस्लामी दुनिया में लास्ट लास्ट कमेंट चीमा साहब क्विकली आपसे इसी बात के ऊपर, अब कैसे क्या रोल देखते हैं आप इस्लामिक वर्ल्ड का? गॉड फॉरबिड्स अगर आ जाती है जंग हमारे धाने पे है तो सही, जाहिर है हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में इतने ज़माने रही है, तो हाउ डू यू सी कि हम कितने तैयार हैं, यानी कि रीजन और इस्लामिक वर्ल्ड कितनी तैयार है? देखें जी, मैं नहीं समझता कि इस वक्त मुस्लिम दुनिया के अंदर कोई ऐसी डिबेट और डिस्कशन हो रही है इस हवाले से, एक बात। लेकिन एक चीज़ मैं बड़ी कलीदी बताना चाहता हूँ कि वेस्टर्न दुनिया क्यों कटी है, क्योंकि उनका सियासी निज़ाम एक है। मुस्लिम दुनिया के इकट्ठे ना होने की वजह उनके जो डिफरेंट सियासी निज़ाम है वो मसला है। हम दुनिया को एक लेंस से देखते ही नहीं है। हमारा जो तर्ज सियासत है, जो तर्ज हुकूमत है, वो इतना डिफरेंट है, हमारी सोचें इतनी मुख्तलिफ हैं कि हम दुनिया को उस इकट्ठे पर, ईरान अपने लेंस से दुनिया को देखता है, पाकिस्तान के अंदर एक और किस्म की जमहूरियत है, अरब वर्ल्ड में एक और किस्म के निज़ाम है। सो जब तक आप सियासी तौर पे कम से कम एक अंदाज से ना सोचें आपकी सोच दुनिया के मामलात में कैसे इकट्ठी हो सकती है। सो टेक्निकली तो हम उस तरह नहीं हो सकते, लेकिन जिस तरह बात की जा रही है कि माजी में जो है वो इस तरह की मिसालें मिलती हैं, लेकिन वो भी अभी आप देखें, फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि उस वक्त की लीडरशिप के साथ क्या हुआ, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जरूर मौजूद है। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी पैमाने के ऊपर आलम इस्लाम के अंदर कुछ ना कुछ बहस जरूर होनी चाहिए कि मुस्लिम वर्ल्ड का ये ब्लॉक क्यों बना हुआ है। OIC कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सकती, फलस्तीन के लिए कुछ नहीं कर सकती, अरब लीग कुछ नहीं कर सकती, तो इनका कोई पर्पस तो होना चाहिए कि कोई पर्पस है। अगर नहीं पर्पस तो कम से कम इसको डिसमेंटल कर दें, ताकि जो 1.5 अरब आबादी है मुसलमानों की, उसकी उम्मीदें तो खत्म हो जाएं। हाँ, उनकी उम्मीदें तो खत्म करें। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, सईद मोहम्मद अली साहब, नासिर शिराजी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी जी। अब किसी बड़ी जंग का खतरा तो सरेदस्त नहीं है सामने, लेकिन इसराइल कोई एडवेंचरिज्म कर सकता है, गैर जिम्मेदाराना रोल हमेशा उसने अदा किया है, दोबारा भी कर सकता है, लेकिन ईरान की जानिब से बहुत वाज़े, बहुत लाउड पॉलिसी, ऐलान, बयानियाँ हमारे सामने मौजूद है। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।